हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे होती है, ठीक है। और हम बिल्कुल शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेसन 5 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गति एवं बल, ठीक है। आज इस जो आपका चैप्टर है इसको पूरा हम खत्म करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये जो आपका चैप्टर है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने नोट्स बना कर लाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि गति क्या है, ठीक है। तो गति की जो परिभाषा होती है कि हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की गतियाँ देखते हैं, जैसे कि सड़क पर दौड़ती मोटर, समुद्र में चलता जहाज, वायु में उड़ता पक्षी इत्यादि। ये सभी क्या करते हैं? गति करते हैं। इन सभी वस्तुओं की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती है। ऐसी वस्तुओं को गति की अवस्था में कही जाती है, यानी समय के साथ साथ अपनी जो स्थिति होती है वो भी बदलती है, उसे ऐसी वस्तुएं को गति की अवस्था कही जाती है, ठीक है। इसके विपरीत यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ नहीं बदलती है, यानी समय के साथ साथ वो नहीं बदलती है, तो वो विरामावस्था में कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को क्लियर हो गया। उदाहरण के लिए यदि कोई मनुष्य, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यदि कोई मनुष्य नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है, ठीक है। एक नाव है और उसमें मनुष्य क्या है, उस नाव में मनुष्य बैठा है और नदी पार कर रहा है, तो वह मनुष्य नाव को देखते हुए विरामावस्था में है, क्योंकि जो मनुष्य है वो तो नाव में ही बैठा है, वो तो गति नहीं कर रहा है ना, वो तो नाव में एक जगह बैठ गया है और नाव को देखते हुए विरामावस्था में, क्योंकि नाव के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। परंतु नदी को देखते हुए वह गति की अवस्था में है, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम नाव को अगर देखते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में भी आ गया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए नाव है, इसमें एक व्यक्ति है, तो अगर हम इस नाव के थ्रू देखें तो इस नाव में से ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो क्या है, ये आपका विरामावस्था में वो मनुष्य है। लेकिन अगर हम नदी के थ्रू देखें तो नदी से तो वो जा ही रहा है ना, वो अपने स्थान से जा रहा है, पूरा नदी को छोड़ के वो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो गति की अवस्था कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रकार एक ही वस्तु एक साथ गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है, ठीक है। आपने देखा कि अगर हम नदी के थ्रू देखेंगे तो मनुष्य क्या है, आपका गति की अवस्था में है, लेकिन अगर नाव के थ्रू अगर हम देखें तो वो जो मनुष्य है वो विरामावस्था में है, ठीक है। यानी इस प्रकार एक ही वस्तु एक गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है। वास्तव में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो गति के प्रकार जैसे कि आप सभी को पता है 4 टाइप का होता है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। इससे ये जो आपका टॉपिक है ना, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। और आई थिंक आपका जो 2020 का एग्जाम है साइंस का, इसमें से जरूर 1 या 2 प्रश्न तो जरूर ही पूछता है। तो गति के प्रकार कितने? 4 है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में जानते हैं, रेखीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है और दोलन गति क्या है। तो रेखीय गति की जो परिभाषा होती है, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु सदैव सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। यानी कोई वस्तु है वो सदैव सीधी सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गति करती है, तो जो उसकी गति कहलाती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए सीधी सड़क पर चलती हुई गति की कार, ठीक है, या आपका ट्रेन हो गया। तो जब कोई वस्तु सदैव सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। दूसरा है आपका वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति। तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि पंखा हो गया, छत की पंखा की गति, लट्टू की गति। यानी जब कोई वस्तु अपने अक्ष को मानकर
ठीक है, घूमती है चारों ओर उसके घूमती है, तो वो आपका जो गति हो गया घूर्णन गति में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, यानी आपने देखा भी होगा, ठीक है, यानी जब कोई ये मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, और इधर भी आए तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए झूले में झूलते हुए बच्चों की या बच्चे की गति, ठीक है। तो गति कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप के हैं। रेखीय गति, ठीक है, आपका यानी सरल गति भी उसे कह सकते हो, दोलन गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं गति का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है गति का नियम। तो महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया, इसलिए इसे न्यूटन का गति विषय कहते हैं, ठीक है। तो गति का नियम, तो महान वैज्ञानिक कौन है, किसने दिया था गति का नियम? तो सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया, इसलिए इसे न्यूटन का गतिक विषय नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से? गति विषयक प्रथम नियम, गति विषयक द्वितीय नियम, गति विषयक तृतीय नियम। तो न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए हैं? सबसे पहले तो प्रश्न यही बन जाता है, तो 3 दिए हैं। गति का नियम किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन ने दिया है। कब दिया है? तो 1687 में। किस पुस्तक में? तो आपका प्रिंसिपिया पुस्तक में, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है गति विषयक प्रथम नियम, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो गति विषयक प्रथम नियम होता है, यदि कोई वस्तु यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो उसकी अवस्था विरामावस्था या समान गति के परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, ठीक है। यानी जो गति का विषयक प्रथम नियम यही होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो उसकी वस्तु विरामावस्था या समान गति के परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, यानी जब कोई बाहरी बल लगाता है तभी वो विरामावस्था में होती है, ठीक है, या फिर गतिशील अवस्था में। जैसे कि कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एकाएक चल देने से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो उसका ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना है, ठीक है। तो ये आपसे भी क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा जो है वो है गति विषयक द्वितीय नियम, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। एक बार और इसको रिपीट कर दे रही हूँ, किसी वस्तु पर आरोपित बल यानी कोई वस्तु है उस पे आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। F बराबर यानी F को हम बल कहते हैं, E को त्वरण कहते हैं, M को द्रव्यमान कहते हैं। सिंपल इसका F इक्वल M इंटू A। तो फ्रेंड्स अगर आप ये बस सूत्र लिखते हो तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको इसकी परिभाषा भी लिखना होगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी M इक्वल M इंटू A। अब हम बात करते हैं गति विषयक तृतीय नियम, यानी इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाता है, तो इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संवेग की परिभाषा क्या होती है। तो संवेग की जो परिभाषा होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। जो संवेग है वो क्या है? सदिश राशि है और इसकी दिशा इसकी जो दिशा वेग की ही दिशा होती है। और सदा हम मतलब कि संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग v हो तो संवेग बराबर v इंटू m इंटू v, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग और p बराबर होता है mv, ठीक है। अब संवेग हमने जान लिया। अब आवेग क्या है?
तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। आवेग एक अदिश राशि है, जो आपका संवेग है एक सदिश राशि है, और आवेग जो है वो एक क्या है, आपका अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं चाल क्या है। तो किसी वस्तु के चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। वस्तु की चाल को इस दूरी को तय करने में लिए गए समय द्वारा चली गई दूरी को भाग देकर परिभाषित किया जा सकता है। यानी चाल बराबर चली गई दूरी बटे में लिया गया समय। यदि कोई वस्तु t समय में दूरी यहाँ पे आपका x चलती है तो उसकी चाल v को निम्न प्रकार दिया जा सकता है, यानी v इक्वल x/t। ठीक है, उसके बाद जहाँ v चाल, ठीक है, t आपका समय, x चली गई दूरी। एग्जाम्पल के लिए एक कार 4 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस कार की चाल को इस प्रकार हल किया जा सकता है, यानी t कितना है आपका, टाइम कितना है 4 घंटा, डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो 100 किलोमीटर चाल पूछ रहा है। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। कुछ नहीं करना है, 4 में 100 का भाग दे दीजिए, 100 में 4 का, तो कट जाएगा 25 किलोमीटर, इसका आंसर चला आएगा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बल क्या होता है। ठीक है, बल की परिभाषा क्या होती है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति परिवर्तित कर देता है और परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट, यानी बल की परिभाषा क्या होती है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, उसे हम बल कहते हैं। बल के प्रकार, तो पेशीय बल, जब हम अपने मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला है आपका चुंबकीय बल, तो जिस बल से चुंबक लोहे या लोहे से बने वस्तुओं को आकर्षित करता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं, तो परस्पर संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल बहुत ही महत्वपूर्ण बल के प्रकार। ठीक है, तो परस्पर संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। लास्ट है आपका वैद्युत बल, तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। और समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण या विपरीत आकर्षण होता है। तो फ्रेंड्स, बस इस चैप्टर में आप सभी को यही क्लियर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप सभी को क्या याद रखना है, इसमें आपको जो याद रखना है कि न्यूटन का गति विषयक नियम, ठीक है, गति क्या है, गति के कितने प्रकार हैं, बल क्या है, तो बस यही इसमें, और ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स थे हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। अब हम लेसन 6 डिस्कस करेंगे, यानी आपका यहाँ फिजिक्स पूरा खत्म हो गया। ठीक है, 2 लेसन था फिजिक्स का जो कि खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका रसायन विज्ञान स्टार्ट होगा, तो हम इसको अब कल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका गति एवं बल था इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, और जो आपका रिवीजन था वो और भी बहुत ही बेस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।